गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ट्रैक जुडिशरी। तो गाइस, आज हम रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने 1 से लेके सेक्शन 7 तक आपको पहली वाली वीडियो में बताया था। आप पहले वो देखें और उसके बाद आगे कंटिन्यू करें सेक्शन 8 से। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 3 डील करता है टेनेंसी से। क्या कहता है देखिए, सेक्शन 8 कहता है लिमिटेड पीरियड ऑफ टेनेंसी, यानी कि जो आपकी टेनेंसी है वो एक सीमित अवधि के लिए होगी। ओके, अब इसके 3 सब सेक्शन हैं, ध्यान रखना। अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लैंडलॉर्ड जो है 3 साल तक जो उसको टेनेंसी पे लेट आउट कर सकता है, 3 years फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस। और देखिए, ऐसा नहीं है कि 3 years से ज़्यादा आप दे नहीं सकते, लेकिन ये जो सेक्शन है ये लिमिटेड टेनेंसी की बात करता है, जहां वो केस जाएगा रेंट ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, वहां आप एक लिमिटेड पीरियड तक करवा सकते हैं और 3 साल जो है उसका मैक्सिमम पीरियड है। तो सेकंड में ही बात करता है जॉइंट पेटिशन, यानी कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट डालेंगे जॉइंट पेटिशन रेंट ट्रिब्यूनल के आगे कि ये जो है लिमिटेड पीरियड टेनेंसी है, 1, 2 या 3 साल की, जो भी हो, मैक्सिमम 3 होनी चाहिए। और हमें एक सर्टिफिकेट रिकवरी पोजेशन के लिए दे दिया जाए। ये इसीलिए होता है कि टेनेंसी ख़त्म होने के बाद लैंडलॉर्ड को अपना पोजेशन जो है वो मिल सके। ठीक है, थर्ड में बात करता है कि रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो ऐसा सर्टिफिकेट दे देगा, लेकिन ये चीज़ जो है सेम प्रीमाइस के लिए 3 बार ही हो सकती है। ये है इसकी एक्सेप्शन। प्रोवाइडेड कहता है पोजेशन टाइम होगा 6 मंथ का। इसका मतलब देखो, सपोज कीजिए 2 साल के लिए आपने लिमिटेड पीरियड टेनेंसी का वो ग्रांट ली थी और सर्टिफिकेट था 2 साल के लिए था, रेंट ट्रिब्यूनल ने दिया था। 2 साल खत्म हो गए तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर जो सर्टिफिकेट आपको मिला था रेंट ट्रिब्यूनल से उसको एग्जीक्यूट करवाना होगा। 6 महीने के बाद वो सर्टिफिकेट बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। ये बात कहता है। ठीक है, तो थर्ड में आ गया पीटी का ये पॉइंट कि 6 महीने के बाद आपको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सेक्शन 9। सेक्शन 9 को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। सेक्शन 9 के साथ ही लिख देना सेक्शन 15 में इसका प्रोसीजर है। ठीक है, ये इसके साथ लिख लो। 15 में करवाऊंगी तब आपको रिलेट भी करवा दूंगी। ओके, रेंट ट्रिब्यूनल जो है एविक्शन करवा सकता है टेनेंट का अगर वो सेटिस्फाई होता है। अब हैं इसमें पॉइंट्स ABCDEF। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना। A, अगर टेनेंट ने 4 महीने तक का रेंट पे नहीं किया तो रेंट ट्रिब्यूनल जो है इविक्शन का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होगी कि मान लो लैंडलॉर्ड ने अकाउंट अपना जो था, जो सेम म्यूनिसिपल एरिया में होना चाहिए, वो डिस्क्लोज ही नहीं किया टेनेंट को, तो टेनेंट कहाँ पे पेमेंट करेगा। ठीक है, ये हो गई इसकी एक्सेप्शन। यहाँ पे आप उसको एविक्ट नहीं करवा सकते, टेनेंट का ये एक डिफेंस मान लीजिए। ओके, प्रोवाइडेड फर्दर जो लैंडलॉर्ड है वो 30 दिन का नोटिस देगा, किसे, टेनेंट को, कि भाई आपने मुझे रेंट नहीं दिया है और 30 दिन के अंदर अंदर देंगे तो ठीक है, वरना मैं फिर एविक्शन का रेंट ट्रिब्यूनल पे ऑर्डर दिलवाऊंगा। ओके, सो ये है A और इसकी 2 एक्सेप्शन। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन, कहती है कि जो रेंट दिया जाएगा, ठीक है, रेंट गिवन वो किसका, मनी ऑर्डर से, और डिपॉजिट टू रेंट अथॉरिटी आप कर सकते हैं। कब, जब 30 दिन का पीरियड मिला तो उसमें ये माना जाएगा कि आपने रेंट दे दिया है, या तो मनी ऑर्डर से या फिर रेंट अथॉरिटी के आगे भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं।
बी है, अगर टेनेंट ने कुछ डैमेज कर दिया है प्रॉपर्टी पे, उस प्रीमाइस पे अगर डैमेज, सब्सटेंशियल डैमेज कर दिया है तो भी आपको एविक्शन के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। सी में है, विदाउट परमिशन आपने कुछ उस पे कंस्ट्रक्ट कर दिया जिससे प्रीमाइस से कुछ और हो गया जो दिया था और उसकी वैल्यू जो है वो डिमिनिश हो गई। ठीक है, सी में है विदाउट परमिशन कंस्ट्रक्शन। डी में है, आपने कोई न्यूसेंस क्रिएट कर दिया या कोई ऐसा एक्ट किया जो टेनेंसी के बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है, तो वो भी क्या होगा, एविक्शन का ग्राउंड बन जाएगा। ई में है, आपने बिना परमिशन के सबलेट कर दिया, अपने किसी दोस्त, अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी भी पर्सन को सबलेट कर दिया, यानी कि आप तो चले गए कहीं पे और आपने कह दिया कि भाई तू रह ले यहाँ पे, मैं तुझे सबलेट कर देता हूँ, मुझे किराया दे दियो। वो आप नहीं कर सकते, कर सकते हो अगर आपने रिटर्न परमिशन लैंडलॉर्ड की ली हो तो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ई की क्या कहती है कि अगर इस्टेब्लिश हो जाता है कि टेनेंट से दूसरा पर्सन एक्सक्लूसिव पोजेशन में है कुछ पार्ट में या पूरे प्रीमाइस में, तो माना जाएगा कि टेनेंट ने सबलेट कर दिया है। ये ऊपर को ही फर्दर आगे बढ़ाता है इस चीज को, ई को। एफ में देखिए क्या कहता है, अगर टेनेंट ने रिनाउंस्ड कर दिया अपना कैरेक्टर, यानी कि मैं टेनेंट नहीं हूं, या डिनाई कर दिया कि भाई आप लैंडलॉर्ड तो हो ही नहीं, उस केस में भी एविक्शन हो सकता है। ये पॉइंट्स आपको देखो याद करने पड़ेंगे, तो ये एक एक दो वर्ड आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, बेयर एक्ट के आगे लिख लेना ताकि आपको रिवीजन के वक्त याद रह जाए। वैसे प्रॉपर तो ABCD नहीं पूछेंगे, हाँ, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि कौन सा ग्राउंड है या कौन सा ग्राउंड नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको कहूँगी इन्हें बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। उसके बाद है जी में है कि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट किया था, लेकिन आपने वहां पे कोई ऑफिस खोल दिया या कमर्शियल यूज किया, या तो पूरे पे या पार्शली, जैसे कमरा ले लिया उसमें ऑफिस खोल दिया, तो आपने लिया तो रेसिडेंशियल के लिए था, कमर्शियल आप नहीं कर सकते हो विदाउट परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड, तो यह एविक्शन का ग्राउंड हो जाएगा। एच में कहता है कि आपने लेट आउट इसलिए किया था कि जो टेनेंट है वो आपके अंडर जॉब कर रहा था और अब वो टेनेंट है सीज्ड कर चुका है उस जॉब को, तब भी आप ग्राउंड ले सकते हैं एविक्शन का। ओके, आई में है कि प्रीमाइसिस रिक्वायर्ड रीजनेबली एंड बोनाफाइड, यानी कि कोई गलत इंटेंशन से नहीं, लैंडलॉर्ड को खुद के लिए या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए कुछ कमर्शियल काम के लिए या फिर कुछ और काम के लिए वो प्रीमाइस चाहिए, तब भी आप एविक्शन करवा सकते हैं। लेकिन इसमें प्रोवाइडेड ये कहता है कि फिर अगर मान लो आपने एविक्शन करवा दिया तो आप 3 साल तक उसे लेट आउट नहीं कर सकते। अगर आपने लेट आउट किया तो वो पहले वाला टेनेंट उठ के आएगा और कहेगा कि मुझे पोजेशन दिया जाए, और ये प्रोसीजर जो है ये 16 में लिखा गया है, 16 में इसका सारा ये प्रोसीजर है, हम आगे पढ़ेंगे। आप अब ये याद रखना कि प्रीमाइस जो है अपने यूज़ के लिए किया, बोनाफाइड वर्ड इसलिए है कि मेलाफाइडली अगर वो मान लो करवा रहा है और उसे कुछ ज़्यादा ही किराए पे कोई और मिल गया है तो वो करवा के और किसी को दे दे तो ये टेनेंट आके अपना पोजेशन ले सकता है, तो ये डिफेंस भी हो सकता है टेनेंट के लिए। प्रोवाइजो जितनी भी होंगी ना इस पॉइंट्स में वो सारी डिफेंस में आ जाएंगी, किसके, टेनेंट के। यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है गाइस, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। जे कहता है कि टेनेंट ने कुछ बनवा दिया है या कुछ एक्वायर कर लिया है जो पोजेशन खाली था, यानी कि जो जगह खाली थी उसका पोजेशन ले लिया कुछ बनवा कर या एक्वायर कर लिया वैकेंट पोजेशन पे, तब भी वो ग्राउंड होगा एविक्शन का। प्रीमाइस के कहता है प्रीमाइस इज नॉट बीन यूज्ड विदाउट रीजनेबल, यानी कि आपने लिया प्रीमाइस अपने रहने के लिए और 6 महीने तक आपने कोई सूझबूझ ही नहीं रखी, आप कहीं और गए हुए हो, तो जब पेटिशन डालेगा लैंडलॉर्ड इस ग्राउंड पे एविक्शन की तो उससे 6 महीने पहले वो यूज में ही ना हो,
विदाउट एनी रीजनेबल कोज। एक होता है रीजनेबल कोज कि घर में कोई सपोज उसका कोई और घर है, वहाँ कोई इमरजेंसी आ गई है या उसको गवर्नमेंट की जॉब के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो ये रीजनेबल कॉज में आ गए। तो ऐसा विदाउट रीजनेबल कॉज, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है और आप 6 महीने तक उसे यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तब भी आपको निकाला जा सकता है। एल में बात करता है ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रीमाइसेस। आपने मियाँ बीबी और 2 बच्चों को दिया था कि भैया आप रह लो, और आप फिर सब रिश्तेदारों को वहाँ पे उठा लाए, 2-2, 3-3, 4, 6, 10, काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए। ओवर क्राउडिंग होगी तब भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि उन्होंने आपको दिया ही इसलिए था कि आप 4 पर्सन थे। ओके, उसके बाद है एम, लैंड लोड रिक्वायर्स फॉर कैरिंग आउट, यानी कि कुछ उससे उस प्रीमाइस पे कुछ बिल्डिंग वर्क करवाना है। इसके 2 पॉइंट्स हैं। पहला ये कि मान लो कोई ऐसी स्कीम चलाई है स्टेट गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटी ने, जिस स्कीम के तहत आपको वहाँ पे वो काम करवाना ज़रूरी है, तो भी आप वैकेंट करवा सकते हो। या और दूसरी चीज़ है कि वो जो रहने के लिए अनसेफ और अनफिट हो गई है वो जगह, यानी कि सपोज कीजिए कुछ ऐसी लीकेज वहाँ पे हो गई है जहाँ दीवार गिर सकती है, तो आपको फिर वहाँ पे एविक्ट करवाना होगा उनके गुड फेथ के लिए, और फिर आप एविक्ट करवा के अपना बिल्डिंग वर्क वहाँ पे कैरी आउट कर सकते हो। तो आई होप सेक्शन 9 आपको समझ में आया होगा। इसको हर पॉइंट के आगे 1-2 वर्ड में डिफाइन कर लेना ताकि आपको याद रहे। ये याद नहीं रहते हैं, और सीरीज में याद करना ताकि अगर ABCD इन केस पूछ लें तो आपको ये चीज़ें याद रहे। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 के साथ भी लिख लेना प्रोसीजर 16 में, सेक्शन 16 में प्रोसीजर सेक्शन 10 के साथ में लिख लेना। देखो क्या कहता है कि राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में लैंडलॉर्ड का ये राइट होगा कि वो पोजेशन ले सके। पहले हमने 9 में क्या किया, इविक्शन का, कि हमें निकालना होगा, और यहाँ पे हमारा राइट है कि हम पोजेशन ले सकते हैं। किस किस केस में, देखो यहाँ पे डिफाइंड हैं 4 केसेस। ठीक है, तो पहला हम जो इम्पोर्टेंट है उसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नॉट विद स्टैंडिंग कोई कॉन्ट्रेरी हो, या कोई कॉन्ट्रेड या कोई कस्टम हो, या कोई लॉ में फोर्स में हो, इनके रहते भी। ठीक है, आगे आता है फर्स्ट पॉइंट, लैंडलॉर्ड जो है एक पिटीशन डालता है किसको, रेंट ट्रिब्यूनल को, किस लिए, पोजेशन के लिए। अब 3 सिचुएशन हैं, ये थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ए कि वो है या रह चुका मेंबर किसका, आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस का यूनियन में, और अब आपको पेटिशन आप डालोगे कि भाई मुझे तो पोजेशन चाहिए, मैं ऐसे ऐसे आर्म्ड फोर्सेस और इसमें काम कर रहा था, लेकिन अब मुझे वहाँ पे रहना है। तो ये पेटिशन डाली जाएगी 1 ईयर के अंदर अंदर, बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि आप 20 में रिटायर हो रहे हैं तो आपको 19 में ये पेटिशन डालना होगा, विद इन 1 ईयर, यानी कि 19 से 20 के बीच में। या कमेंसमेंट ऑफ, जो इस एक्ट की कमेंसमेंट है उससे 1 साल के अंदर अंदर। ये ऐसा क्यों कहा, ये इसलिए कहा, मान लो कमेंसमेंट 2001 में हुई है और आप हुए थे 2000 में रिटायर, तो विच एवर इज लेटर का मतलब यही होता है जो सिचुएशन बाद में आई। अब बाद में यहाँ पे क्या आएगी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट की, तो 1 साल के अंदर अंदर आपको करवाना पड़ेगा अगर कमेंसमेंट से 1 साल के पहले पहले आप रिटायर हो चुके हों तो। इसीलिए लिख दिया विच एवर इज लेटर, जो डेट बाद में आएगी वो मानी जाएगी। ठीक है, बी में है कि अब है या रह चुका सेंट्रल, स्टेट या लोकल बॉडीज में एम्प्लॉई, तो आपको 1 साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट से 1 साल के पहले आपको पिटीशन डालना होगा, या कमेंसमेंट ऑफ एक्ट विच एवर इज लेटर, जो मैंने पहले बात बताई वही इस पे भी अप्लाई होगी। सी में है कि सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन कहाँ पड़ा, डेफिनेशन में 2 के H में 65 से अबोव, यानी कि वो अब सीनियर सिटीजन है और यहाँ रहना चाहता है, तो वो भी 3 साल के अंदर अंदर
पेटिशन डाल सकता है फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्रीमाइसेस। ये 3 साल का स्टार्टिंग पॉइंट है, देने के 3 साल के अंदर अंदर वो पेटिशन को डाल सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ है। सेकंड में कुछ नहीं है, केवल जो अगर लैंडलॉर्ड मर चुका है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिपेंडेंट, वो जो है पेटिशन यहाँ पे डालेगा। तो सेकंड में आप डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये 3 वर्ड याद रखिएगा। सिचुएशन क्या होगी कि लैंडलॉर्ड जो है वो मर चुका है, डेड हो चुका है, और वो क्या था, फोर्सेस या मेंबर था, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में था, आर्म्ड फोर्सेस में था ऑफ यूनियन, ठीक है। टाइम पीरियड कितना, सेम 1 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ मेंबर की 1 साल के बाद, और 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, यानी कि डेथ हुई है उसके 1 साल के भीतर या फिर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट के 1 साल के भीतर, जो भी लेटर हो, विच एवर इज लेटर, जो डेट बाद में आएगी वो मानी जाएगी, मैंने पहले बताया आपको। थर्ड पॉइंट में केवल आएगी विडो, यानी कि लैंडलॉर्ड की मौत हो चुकी है और उसकी विडो अब डाल रही है उसकी डेथ के 1 साल के अंदर अंदर पेटिशन, तो वो भी पोजेशन, इमीडिएट पोजेशन मांग सकती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, देखिए क्या कहता है। मान लो लैंडलॉर्ड के पास कई सारे प्रीमाइसेस हैं और उसने पेटिशन डाला है वो केवल एक प्रीमाइसेस के लिए, जो 1 में हमने पेटिशन डाला, तो उसमें आपको बताना होगा कि मेरे प्रीमाइसेस तो कई सारे हैं लेकिन सेम म्यूनिसिपल एरिया में केवल यही है तो वो रहने लायक नहीं है, वो किसी और यूज के लिए है, यानी कि कमर्शियल यूज के लिए भी हो सकता है। तो 2 कंडीशन होगी, इनमें से एक में आपने पेटिशन डाली, और इफ पेटिशनर नॉट रिसाइडिंग इन हिज ऑन प्रीमाइसेस इन द सेम म्यूनिसिपल एरिया, यानी कि आप ऊपर आपने पेटिशन डाली कि मैं पहले इसमें था, फोर्सेस में था, लेकिन अगर उस म्यूनिसिपल एरिया में आपका कोई और भी है प्रीमाइस जिसमें आप रह सकते हो, तो आपकी पेटिशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो उसके प्रीमाइसेस तो काफ़ी हैं लेकिन सेम म्यूनिसिपल एरिया में वही जो प्रीमाइस के लिए पेटिशन डाली है सेम वही है, अगर बाकी हैं तो वो रहने लायक नहीं हैं, तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। थर्ड में देखिए क्या कहता है। मान लो कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो गई है जिससे आप स्टेयर केस यानी कि फर्स्ट फ्लोर तक नहीं जा पाते और आप रहते ही फर्स्ट फ्लोर पे थे, तब भी आप ग्राउंड फ्लोर पे जहां टेनेंट रहता है उसको वैकेंट करवा सकते हैं, क्योंकि आप डिसेबल हो चुके हैं, आप जो स्टेयर्स है वो यूज नहीं कर सकते। जरूरत क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और सेटिस्फाइड करना पड़ेगा रेंट ट्रिब्यूनल को कि है ही हैज नो सुटेबल रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस ऑफ हिज ओन ऑन ग्राउंड फ्लोर, यानी कि उसी म्यूनिसिपल एरिया में मेरे पास कोई और प्रीमाइस नहीं है जिसमें ग्राउंड फ्लोर वैकेंट हो या मेरा ग्राउंड फ्लोर हो। अगर वो है तब आपको नहीं मिलेगा। तो ये रेंट ट्रिब्यूनल सेटिस्फेक्शन के लिए ये पॉइंट लिखा गया है। और प्रोवाइजो क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है। मान लो टेनेंट कहता है कि भैया आप ऐसा करो लैंडलॉर्ड जी कि आप तो रह लो ग्राउंड फ्लोर पे और मुझे दे दो फर्स्ट फ्लोर, तो भी ठीक है, बात तो वही होगी। तो मेक श्योर कौन करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल की भाई जो लैंडलॉर्ड है उसने क्या सेम एरिया अवेलेबल करवाया है जो ग्राउंड फ्लोर पे था, किसको, टेनेंट को, ठीक है, वो भी हो सकता है। वहां पे आपको फिर उसे इविक्ट करवाने की या रिकवर इमीडिएट पोजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट देखो क्या कहता है कि इन ऊपर जो चीज हुई है आपने रिकवर किया पोजेशन को, उसके 3 साल का आपको प्रोहिबिशन है कि आप लेट आउट प्रीमाइसेस नहीं कर सकते। सेम वही नो वाला आ गया कि करते हो तो टेनेंट जो है पोजेशन ले सकता है। ये हमारा चैप्टर 3 खत्म हो गया। उसके बाद आता है चैप्टर 4 जिसमें है सेक्शन 11 और 12, रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगली इविक्टेड टेनेंट एंड प्रोसीजर देयर ऑफ।
सेक्शन 11-12। सेक्शन 11 देखिए क्या कहता है कि रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगली डिस्पोजेस्ड टेनेंट, यानी कि जो टेनेंट को इलीगली निकाल दिया गया है वहां से, तो वो कैसे अपना पोजेशन वापस लेगा। टेनेंट को निकाला है उसकी कंसेंट के बिना और विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, तो उस केस में जो टेनेंट है वो 30 दिन के अंदर अंदर, कब से 30 दिन, जब उसको पता चला, उसकी नॉलेज में आया, अरे मुझे तो निकाल दिया, फ्रॉम डेट ऑफ नॉलेज ऑफ सच डिस्पोजेशन फाइल पेटिशन बिफोर रेंट ट्रिब्यूनल। अब तक जितनी अथॉरिटी पड़ी है रेंट ट्रिब्यूनल की ही आई है। ओके, सेक्शन 12 है इसका प्रोसीजर, 11 का प्रोसीजर 12 में है। प्रोसीजर क्या होगा अपना पोजेशन वापस के लिए, प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। अब पहले पॉइंट में कह रहा है टेनेंट जो है पेटिशन डालता है ऊपर 11 में, और उसके बाद किसको, रेंट ट्रिब्यूनल को, और क्या क्या देता है, एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स की। देखो जी मैंने तो ऐसे ऐसे किराए पे लिया था और इसने मुझे इलीगली इविक्ट करवा दिया है, ये एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, आप इनको देखो। अब रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, देखो सेकंड पॉइंट में बताता है कि रेंट ट्रिब्यूनल अपॉन फाइलिंग ऑफ पेटिशन अबोव, यानी कि फर्स्ट में पॉइंट में जो पेटिशन डाली, शैल इशू नोटिस किसको, टू लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड को वो एक नोटिस भेजेगा 21 दिन के अंदर अंदर। ये 21 दिन कौन से, यानी कि जब टेनेंट ने पेटिशन डाली उसके 21 दिन के अंदर अंदर वो इशू करेगा नोटिस, जिसमें वो पेटिशन की कॉपी, एफिडेविट की कॉपी, डॉक्यूमेंट लगाएगा किसे, लैंडलॉर्ड को, कि ये देखो आपके खिलाफ ऐसे ऐसे रिकवरी पोजेशन के लिए किया गया है। अब लैंडलॉर्ड को रिप्लाई देना होगा। अब उसके पास नोटिस आया कितने दिन में, 21 दिन में रेंट ट्रिब्यूनल ने दिया। अब आपको जब भी आपके पास नोटिस आया, यानी कि 21 दिन में से जब भी रेंट ट्रिब्यूनल ने आपको दिया, तो 10 दिन के, उस नोटिस के 10 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करना होगा। ठीक है, और किसको देना होगा, टेनेंट को। और टेनेंट अगर कोई रिप्लाई दोबारा देना चाहता है तो वो कितने दिन में देगा, 7 दिन में। ये डेज थोड़े ध्यान रखना, 21, 10, 7। 21 कौन सा, कि जब टेनेंट ने पेटिशन डाली थी उसके 21 दिन के अंदर अंदर रेंट ट्रिब्यूनल लैंडलॉर्ड को देगा। लैंडलॉर्ड रिप्लाई कब देगा, 10 दिन के अंदर अंदर। कब से, जब उसको नोटिस आया कि ये आपके खिलाफ ऐसे ऐसे पोजेशन, इलीगली पोजेशन का पेटिशन डाला गया है। अब अगर लैंडलॉर्ड ने जब उसको जब रिप्लाई का जो भेजा किसको, टेनेंट को, तो उसके अंदर आपको 7 दिन के अंदर अगर आप कोई और आंसर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, और आगे एक और टाइम पीरियड है कि पेटिशन जो है 90 डेज के अंदर अंदर डिस्पोज करनी ज़रूरी है। कब से, फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन लैंडलॉर्ड। जब उन 21 दिन के अंदर अंदर, जिस भी दिन रेंट ट्रिब्यूनल आपको देगा लैंडलॉर्ड को सर्विस ऑफ नोटिस, उसके 90 दिन के अंदर अंदर पेटिशन डिस्पोज होनी ज़रूरी है। ये मैं आपको इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ, जो ये टाइम पीरियड होता है ना, फ्रॉम कब से, ये बहुत बार आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, क्वेश्चन ज़रूर होता है पूरे पेपर में कि कब कौन से वाला टाइम पीरियड कब से स्टार्ट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है रेंट ट्रिब्यूनल विल होल्ड समरी इंक्वायरी, कि क्या पेटिशनर को इलीगली डिस्पोजेस्ड किया गया भी या नहीं। ठीक है, उसके बाद वो रेंट ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा केस, पोजेशन है तो पोजेशन देगा, कंपनसेशन भी अवॉर्ड कर सकता है। क्यों करेगा, क्योंकि भाई उसको कुछ ट्रॉमा भी तो हुआ होगा। अब उसको निकाल दिया, उसके जो डिस्पोजेस्ड किया, उसके बर्तन कपड़े सब कुछ बाहर फेंके, उसको कितना सहना पड़ा होगा, हार्डशिप हुई होगी, इनकन्वीनियंस हुआ होगा। तो ये पर केस को देखते हुए जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनसेशन भी अवॉर्ड कर सकता है और इशू करेगा सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन। आई होप आपको ये दोनों चैप्टर समझ में आए होंगे। तो गाइज, वीडियो अगर अच्छी आपको लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आगे 2 और वीडियो लगाऊंगी और आपका ये पूरा एक्ट कंप्लीट कर दूंगी। थैंक यू।